नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिरते रुपए पर। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत निचले स्तर पर बनी हुई है। सरकार और आरबीआई लगातार इसे थामने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से रुपया लगातार रसातल में जा रहा है और इसके गिरने से आखिर देश को किस संकट का सामना करना पड़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम रुपए की मौजूदा स्थिति की बात करें तो पता चलता है कि रुपया जिस तरीके से निचले स्तर पर बना हुआ है, उससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने 80 रुपये के बेंचमार्क से भी पार जा सकता है, यानी कि $1 की कीमत 80 रुपये के पार भी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं आखिरकार रुपए में गिरावट के कारण क्या है। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि एक तो तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और दूसरा रूस यूक्रेन युद्ध ने इसमें आग में घी का काम किया है, यानी कि तेल के दामों में तो लगातार बढ़ोतरी हो ही रही है, इसके एवज में महंगाई बढ़ रही है। सो अलग भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल दूसरे देशों से खरीदता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार टूटता जा रहा है तो भारत के इंपोर्ट बिल में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि भारत का आयात बिल बढ़ना भी रुपए की गिरावट में एक कारण हो सकता है। अब ये बात तो रही इंपोर्ट बिल बढ़ने की। अब हम और दूसरे कारण जान लेते हैं जिनकी वजह से रुपए में गिरावट हो सकती है। तो दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि इस समय फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन अब एक सवाल ये है कि आखिरकार विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि मार्च महीने की शुरुआत से ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी कि अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट में लगातार बढ़ोतरी जारी रखी है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिटर्न पाने की चाहत में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं और उसे अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, एक आंकड़ा बताता है कि पिछले एक साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटी मार्केट से करीब $32 बिलियन निकाल लिए हैं, जिसका सीधा असर भारतीय रुपये पर देखा जा सकता है। ऐसा होने से डॉलर की मांग बढ़ गई है, लेकिन उसके रेशियो में जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। मांग इसलिए बढ़ गई है क्योंकि भारत को तेल खरीदने के लिए डॉलर की ज़रूरत है। मांग और आपूर्ति का ठीक ना होना ये भी एक वजह है भारतीय रुपये के कमज़ोर होने की। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का निर्धारण किस तरीके से होता है। तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि भारत एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जिसमें रुपए की डिमांड और सप्लाई के आधार पर इसकी कीमत तय की जाती है। यानी कि जब देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो रुपया मजबूत होने लगता है, और जब डॉलर का आउटफ्लो होने लगता है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी रकम निकालने लग जाते हैं, तो रुपया कमज़ोर होने लग जाता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि रुपए के उतार चढ़ाव के लिए ज़िम्मेदार हैं। जैसे मान लीजिए देश में कभी महंगाई बढ़ जाती है तो उस समय रुपया कमज़ोर होने लगेगा। अब जान लेते हैं कैसे। आप इसे इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए अभी आप एक चॉकलेट खरीदते हैं जिसकी कीमत 5 रुपये है और आप 10 रुपये में 2 चॉकलेट खरीदते हैं, लेकिन जब महंगाई बढ़ जाए और तो उससे क्या होगा कि चॉकलेट की जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी। यानी अब आपको चॉकलेट 10 रुपये में मिल रही है, यानी पहले आप 10 रुपये में 2 चॉकलेट खरीद पा रहे थे, लेकिन अब आप 10 रुपये में एक ही चॉकलेट खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि परचेजिंग पावर घट गई, और परचेजिंग पावर घटने से ही रुपया भी कमज़ोर होने लगता है। दोस्तों, रुपए के उतार चढ़ाव पर ब्याज दरों का भी असर पड़ता है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि आरबीआई जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिटर्न पाने की चाहत में हिंदुस्तान का रुख करते हैं। इससे होता यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही जो अपना रुपया है वो भी मजबूत होने लगता है। लेकिन जब आरबीआई के ज़रिए ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है तो डॉलर का आउटफ्लो भी देखने को मिलता है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। उससे होता यह है कि अपना रुपया भी कमज़ोर होने लगता है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के बाद धीरे धीरे संभलने की कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन अभी भी ये 2019 के लेवल पर नहीं पहुंच पाई है। वहीं सरकार का ये कहना है कि भारत तेज़ी से विकास कर रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन हमें यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि इसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं आते हैं, इसलिए सरकार के दावे के इतर देश की तस्वीर कुछ अलग नज़र आती है। ये बात सही है कि रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर असर पड़ा है, बिल्कुल असर पड़ा है, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि आखिर इस संकट से निकलने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाती है।
दोस्तों अब ये जान लेते हैं आखिरकार रुपए के कमज़ोर होने से क्या असर देखने को मिलता है। तो आप इस तरीके से समझिए कि जब रुपया कमज़ोर होता है तो उससे फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो माना यह जा रहा है कि जो देश की फार्मा और आईटी सेक्टर कंपनियां हैं उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है। अब नुकसान की बात कर लेते हैं तो नुकसान वहाँ पर होता है जो चीज़ें बाहर से खरीदी जाती हैं, यानी कि बाहर के देशों से खरीदी जाती हैं। पेट्रोलियम पदार्थ दूसरे देशों से खरीदा जाता है और उसका पेमेंट होता है डॉलर में, लेकिन मौजूदा वक्त में जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। इस तरीके से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने के लिए ज़्यादा रकम चुकानी होगी, और जब इस तरीके का पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ हिंदुस्तान में आएगा तो उसके महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो उसका असर यानी कि महंगाई का असर आम आदमी की जेब पर भी देखने को मिलेगा, जैसा कि मौजूदा वक्त में दिखाई भी दे रहा है। और जो स्टूडेंट बाहर के देशों में पढ़ाई करना चाहते हैं उन पर भी इसकी मार पड़ना लाजमी है, क्योंकि हो सकता है कि उनको पहले के मुकाबले अब ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़े। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं गुजरात के हीरा कारोबार की। इससे लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। दरअसल रत्न आभूषण के मामले में भारत को एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है और इस सेक्टर में कहीं ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि जो रत्न आभूषण से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो बाहर के देशों से बिना तराशे हुए रत्न आभूषण खरीदती हैं। लेकिन अब क्योंकि रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है, तो जब व्यापार में घाटा होगा तो उसका सीधा असर पड़ेगा लोगों के रोज़गार पर, यानी कि इस सेक्टर में भी लोगों के रोज़गार पर अब तलवार लटकी हुई है। वहीं इसका एक और पहलू हो सकता है वो ये कि एक्सपोर्टर को फ़ायदा तभी होगा जब बाहर के देशों में डिमांड होगी ताकि उनका सामान बिक सके, लेकिन फ़िलहाल जो परिस्थितियां हैं वो इसके उलट नज़र आती हैं। इस समय दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, इसलिए आरबीआई को भी मजबूर होना पड़ा ब्याज दर बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आरबीआई ऐसा नहीं करता तो हिंदुस्तान से जो डॉलर का आउटफ्लो है उसमें तेज़ी आ जाती, और जो कि देश हित में बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि ब्याज दर बढ़ाना ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ब्याज दर बढ़ाने से हिंदुस्तान में जो लोन हैं वो महंगे हो जाते हैं, जिसका असर एमएसएमई और रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों के रोज़गार पर पड़ता है। यानी कि जब अर्थव्यवस्था का पहिया रुकेगा तो उसका सीधा असर लोगों की नौकरी पर ही पड़ेगा। दोस्तों अब हम डॉलर के एक और पहलू पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार अमेरिकी डॉलर इतना मजबूत कैसे हुआ और क्यों दुनिया भर में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है। दोस्तों ऐसा सवाल है जिससे आप डॉलर और रुपए की जो मजबूती है उसे ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों बीबीसी के मुताबिक दुनिया भर के ज़्यादातर केंद्रीय बैंकों में विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में करीब 65% डॉलर ही मौजूद है। ये डॉलर की जो मजबूती है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाती है। दरअसल 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक समझौता हुआ था, जिसके बाद डॉलर ने अपनी मजबूती की राह पकड़ी। उससे पहले ज़्यादातर देश सोने को एक अच्छा विकल्प मानते थे और सोने की मांग की कीमत के आधार पर ही अपनी करेंसी की कीमत तय किया करते थे। इसके बाद न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में दुनिया भर के सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ मिले और उन्होंने डॉलर के मुकाबले बाकी की जितनी भी करेंसी हैं उन सभी के एक्सचेंज रेट को तय किया। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा सोने का भंडार हुआ करता था, तो बाकी के देशों में ये रजामंदी बनी कि सोने की जगह डॉलर को ज़्यादा तरजीह दी जाए। लेकिन दोस्तों 1970 आते आते बाकी के जो देश हैं वो उन्होंने इस बात का शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब डॉलर की जगह सोने को ज़्यादा तरजीह दी जाए, क्योंकि वो अपने यहाँ बढ़ती हुई महंगाई से परेशान थे। लेकिन उस समय तक डॉलर एक सिक्योर करेंसी बन चुका था। तो दोस्तों ये कहानी है डॉलर के मजबूत होने की जो मैंने अभी आपको बताई। तो यही कारण है कि दुनिया भर में आज के समय में डॉलर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। दोस्तों आज के समय में जब रुपया लगातार कमज़ोर बना हुआ है तो उस पर राजनीतिक बयानबाजी होना भी लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में सरकार से नया सवाल पूछा जाता है कि रुपया आखिर क्यों कमज़ोर हो रहा है। जब यूपीए सत्ता में थी तो उस समय ये बीजेपी वाले लगातार सरकार से सवाल पूछते थे आखिर रुपया कैसे कमज़ोर हो रहा है, सरकार की नीतियाँ क्या हैं, और उस पर सवाल भी उठाया जाता था। तो दोस्तों ये बयानबाजी है जो कि चलती रहती है। खैर अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार भारतीय अर्थव्यवस्था में अमेरिकी मुद्रा का दौर कैसे आया। तो इसके लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। इसे हम उदारीकरण का दौर कहते हैं।
उदारीकरण के दौर से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद थी, यानी सब कुछ सरकार ही तय करती थी। मान लीजिए अगर कोई कंपनी खड़ी करनी है तो उसका प्रोडक्शन कितना होगा, उसमें काम करने वाले लोग कितने होंगे, या इसके अलावा उस कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, सब कुछ सरकार के ही हाथ में था। दोस्तों, इस व्यवस्था को लाइसेंस परमिट राज के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसके बाद सरकार ने देश की इकोनॉमी को खोलने का फैसला किया और जो देश की प्राइवेट कंपनियां थीं उनसे अपना कंट्रोल भी खत्म किया। इसके अलावा जो विदेशी कंपनियां थीं उनको देश में व्यापार करने की इजाज़त भी दी गई, क्योंकि उस समय के वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने बजट में ये घोषणा की थी कि अब अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि देश को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो इसका जवाब है कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश की माली हालत अच्छी नहीं थी और 90 का दशक आते आते स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। बीबीसी के मुताबिक सन 1988 में तब के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी से IMF ने ये कहा था कि देश बदहाली की ओर जा रहा है, इसलिए आप एक लोन ले लीजिए। तो राजीव गांधी इस पर सहमत दिखे, तो कहीं ना कहीं उनको भी अंदाज़ा था कि देश की माली हालत इस समय कैसी है और देश किस स्थिति में लगातार जा रहा है। लेकिन आम चुनाव पास होने की वजह से उन्होंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 1989 में VP सिंह की सरकार बनी। उन्होंने ये वाली बात कई बार कही थी कि देश का खजाना खाली है, लेकिन उनकी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। इसके बाद प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर और उनके वित्त मंत्री बने यशवंत सिन्हा, जिन्हें आप आए दिन न्यूज़ चैनल और अखबारों में देखते रहते हैं आजकल। जब वो वित्त मंत्री बने थे उस समय जो देश है वो आर्थिक तंगी की ओर अपने कदम बढ़ा चुका था। इसके बाद भारत सरकार ने कई छोटी अवधि के लोन लिए हुए थे ताकि इस संकट से निपटा जा सके, लेकिन जब देश का खजाना खाली था तो इस लोन को चुकाया कैसे जाए, ये भी बड़ी जद्दोजहद थी। ऐसे में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने तस्करी से जब्त किए गए सोने को स्विट्ज़रलैंड की एक बैंक में गिरवी रखवा दिया, लेकिन ये सोना भी देश की माली हालत को सुधारने में बिल्कुल नाकामयाब रहा। इसी बीच खाड़ी युद्ध शुरू हो गया, तो कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गईं। यानी पहले जितने पैसे देने पड़ रहे थे उसके लिए अब उससे कहीं ज़्यादा रकम चुकानी पड़ रही थी। ऐसे में भारत ने IMF का दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ पर ये वाली बात जानने वाली है कि IMF के अलावा उस समय भारत को कोई कर्ज देने के लिए तैयार ही नहीं था। कर्ज देने के लिए IMF ने हामी तो भरी, लेकिन अपनी शर्तों पर, यानी कि देश की इकोनॉमी को खोला जाए, सरकारी कंपनियों को डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए और इसके अलावा जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें देश में व्यापार करने की इजाज़त दी जाए। दोस्तों, इन शर्तों पर कोई फैसला लिया जाता उससे पहले ही चंद्रशेखर सरकार गिर गई और सन 1991 में फिर से इलेक्शन हुए। प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह। उस समय की सरकार ने RBI के पास रखे गोल्ड रिजर्व को 2 विदेशी बैंकों में गिरवी रखवाया। हालांकि यह काम बड़े चुपके से किया गया था, लेकिन इसकी भनक उस समय इंडियन एक्सप्रेस को लग गई थी और इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने यहाँ बड़े प्रमुखता से जगह दी थी। इसके बाद समय आया बजट पेश करने का। इस बजट को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से देखा जा रहा था और इसमें इस तरीके के प्रावधान किए गए थे कि साल दर साल देश विकास की राह पर चलने लगा। खैर, ये काम तो पहले के राजनेताओं ने किया और काफ़ी इसे सराहा भी जाता है। जिस दौर से देश निकल कर आया, आज जो देश में हालात हैं उसके लिए आज के राजनेता क्या कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।